नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक बहुत ही आसान ट्रिक से हम 8 कोर इंडस्ट्रीज को याद कर सकते हैं। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या हैं और अलग अलग इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स क्या हैं और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने ज़रूरी हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम एक बार वो ट्रिक सीखें उससे पहले हम जान लें कि ये आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उसकी हेल्थ जानना, उस इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये जानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। और उस इंडिकेटर्स में हम अलग अलग सेक्टर की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग को कवर करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसके अंडर आता है। या फिर हम बोल दें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आता है वो हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसकी हेल्थ चेक करने के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स बना रखे हैं, जिसमें एक है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी, दूसरा है हमारा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री एएसआई और तीसरा एनएसएसओ। ये सारे इंडिकेटर्स मिलकर, ये सारा डेटा जो है वो मिलकर हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक कंप्लीट पिक्चर देता है। तो हम जानेंगे कि आईआईपी कैसे हमें हेल्प करता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जानने में, एएसआई और एनएसएसओ, और साथ ही हम सीखेंगे 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो कैसे हमारी इकोनॉमी की हेल्थ चेक करने के लिए यूज होती हैं। तो उससे पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये आईआईपी है क्या, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। ये एक इंडेक्स है दोस्तों जो मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी शॉर्ट टर्म का मतलब कितना शॉर्ट, यानी ये मंथली रिलीज किया जाता है। यानी ये मंथली हमारी हमारे इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है उसके वॉल्यूम को ये चेक करता है, उसको डेटा में रिपोर्ट करता है। और ये बेस पीरियड नहीं, बेस ईयर यहाँ पर होगा। और इसके लिए बेस ईयर जो यूज होता है वो 2011 से 12 का यूज होता है। वॉल्यूम जो है प्रोडक्शन का वो क्या होता है, यानी कि हम देखते हैं आउटपुट क्या है। जैसे कि स्टील कितना प्रोड्यूस हुआ मिलियन टन्स में, कोल कितना प्रोड्यूस हुआ मिलियन टन्स में, और ऐसे ही हम बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी आउटपुट चेक करते हैं। और जैसा हम जान चुके हैं ये 2011-12 जो है इसका बेस ईयर है। दोस्तों, बेस ईयर किस लिए लिया जाता है? बेस ईयर यहाँ पर इसलिए लिया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, 2011-12 में जो हमारी इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस रही थी आईआईपी के इंडेक्स पर, उस परफॉर्मेंस को हम 100 वैल्यू दे देते हैं। और अब जो भी हम किसी भी गिवन पीरियड में किसी भी गिवन पीरियड में हम चेक करेंगे अपनी जो आईआईपी की वैल्यू है उसको हम ऐसे देखेंगे, जैसे हम मार्च का कैलकुलेट कर रहे हैं अगर, तो उसकी वैल्यू अगर आई 104, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि बेस ईयर से ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे यानी कि 4% जो है हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट में वृद्धि हुई है, वो बढ़ा है। और अगर यही वैल्यू 96% होती तो हम इसको कहते कि ये -4 जो है वो इसकी ग्रोथ रही है, यानी कि ये 4% से जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी कि पिछली बार जितना भी प्रोडक्शन हुआ था अब उससे 4% कम हुआ है। तो इसके अंदर कुछ इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं हमारे आईआईपी के, हमारे इस इंडेक्स के, उसमें हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग को हम लेते हैं, फिर हम लेते हैं माइनिंग को, और फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम लेते हैं। इसके अंदर ये देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग की वेटेज सबसे ज्यादा है, माइनिंग की उससे कम और इलेक्ट्रिसिटी की उससे भी कम।
यहाँ पर हम इनको वेटेज देते हैं, यानी ये आईआईपी जो है वो टोटल जो है 407 गुड्स के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। इसका डेटा 407 गुड्स के लिए निकाला जाता है, जिसके अंदर हम उनको अगर सेक्टर वाइज अगर हम उनको बांटे तो वो इंडस्ट्रीज आती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी, कुछ माइनिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज होंगी और कुछ इलेक्ट्रिसिटी में होंगी। अब इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग की जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 75% होती है और इसकी 14% के आसपास और इसकी 8 या 9% के आसपास इसकी वेटेज होती है। तो हमें ये ऑर्डर याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका एटलीस्ट हमें सिर्फ सीक्वेंस ही याद होना चाहिए कि आईआईपी में इंडस्ट्रीज जो हैं उनका प्रायोरिटी सेक्टर, ब्रॉड जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पहले, फिर माइनिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों जिस तरह से आईआईपी हमें हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ चेक करने में मदद करता है, वो कैसे करता है, क्योंकि आईआईपी जो है वो हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की हेल्थ बताता है। और दोस्तों हम जानते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर फैक्ट्रीज, माइंस, मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अंदर लोगों को काफ़ी जॉब्स मिलती हैं, रोज़गार होता है और इसके कई सारे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, अगर देश में स्टील की डिमांड है तो हम बोलेंगे कि हाँ स्टील की डिमांड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, शायद रेल के इंजन बन रहे होंगे या कार्स बन रही होंगी। तो एक तो स्टील प्रोड्यूस करने में जॉब्स होंगी, दूसरी जो उसके द्वारा बाकी जो सेक्टर्स में जॉब प्रोड्यूस हुई हैं हम उनको भी जब काउंट करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो जॉब्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर जॉब्स होंगी तो हमारी जीडीपी भी ग्रो करेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारी जीडीपी की ग्रोथ से, इसीलिए इस पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी जीडीपी की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों जिस तरह से आईआईपी हमारी जीडीपी से डायरेक्टली रिलेट करता है, उसी तरह से आईआईपी के अंदर भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जिनको हम 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, ये अकेले 8 इंडस्ट्रीज 40% कॉन्स्टिट्यूट करती है। यानी कि 40% जो पार्ट है ये आईआईपी का, ये अकेले 8 जो इंडस्ट्रीज हैं ये बनाती हैं। जैसे कि अब अगर हम देखें तो ये 8 कोर जो इंडस्ट्रीज हैं, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज अकेले 40% इसका पार्ट बनाती हैं। तो जिस तरह से आईआईपी जीडीपी से डायरेक्टली रिलेट करता है, उसी तरह से ये 8 इंडस्ट्रीज भी जीडीपी से डायरेक्टली रिलेट करती हैं। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये 8 कोर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जीडीपी से डायरेक्टली रिलेट करती हैं, इसलिए हम इनको अलग से पढ़ते हैं। और क्योंकि ये आईआईपी का ही पार्ट है तो हम आईआईपी भी यहाँ पर जान रहे हैं कि वो क्या होता है। तो दोस्तों अभी तक हम समझ चुके हैं कि आईआईपी देश की इकोनॉमी को बताता है और इसके अंदर 40% जो इसका पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं उनको हम 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। तो हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। और जिस तरह से आईआईपी के अंदर हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रायोरिटी ऑर्डर था, उसी तरह से 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर भी इंडस्ट्रीज को सीक्वेंस में प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया है, जिसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम उनको ऑर्डर में याद करेंगे और एक ट्रिक की मदद से हम उनको याद कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि आईआईपी के अंदर ही हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। इनका सीक्वेंस क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो इनका सीक्वेंस ऐसे है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा वेटेज मिलती है 28% और सबसे कम है फर्टिलाइजर सेक्टर को।
तो ये तो हो गई सबसे मैक्सिमम और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी, लेकिन इनको सीक्वेंस में किस तरह से याद करेंगे उसकी एक बार हम ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रिक हम याद करेंगे 8 कोर इंडस्ट्रीज को सीक्वेंस में याद रखने के लिए, वो 2 पार्ट में हम करेंगे। इसमें एक ट्रिक होगी और एक दूसरी होगी, जिसमें आपको दोनों कन्वीनियंट लगे आप उसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली वाली ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, आपने गाना सुना होगा डेस्पासीतो। आपने डेस्पासीतो गाना सुना होगा, हमने इसको इतनी बार दोहरा लिया है कि ये वर्ड हमें समझ आए ना आए पर याद जरूर रहता है। तो इसी तरह हम इन इंडस्ट्रीज को भी प्रायोरिटी ऑर्डर में याद रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले रेस को क्रू ना सीफे। हमने इसको कैसे याद करा, रेस को क्रूना सीफे। यानी अगर आप इसको 5 या 6 बार दोहरा लेंगे रेस को क्रूना सीफे करके, तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। आपको ये इंडस्ट्रीज प्रायोरिटी सेक्टर प्रायोरिटी ऑर्डर, तो आपको ये ट्रिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर में याद हो जाएंगी। आर से रिफाइनरी, ई से इलेक्ट्रिसिटी, एस से स्टील, CO से कोल, क्रू से क्रूड ऑयल, Na से नेचुरल गैस और सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो एक तो ट्रिक दोस्तों ये है। दूसरी ट्रिक थोड़ी आसान भाषा में है, हो सकता है आपको वो ज्यादा कन्वीनियंट लगे, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी ट्रिक में हम बोलेंगे कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि रेस को क्यों ना सीखें, ऐसे। तो हम इसको ऐसे, इसको पैरेलली ऐसे याद कर लेंगे कि रेस को क्यों ना, इसको हम याद कर लेंगे सीखें। सीखें जब हम बोलेंगे तो हम अलग से बोल देंगे क्यों ना सीफे। तो अब आप याद रख सकते हैं, एक छोटी सी रिप्लेसमेंट है, उससे इसको याद रख सकते हैं, या फिर आप सीखें से सीधा बोलने या बोल के भी याद आप रख सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको कौन सी ट्रिक ज्यादा कन्वीनियंट लगती है, डेस्पासीटो या रेस को क्यों ना सीखें। आप इसको 4-5 बार बोलेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और आप इनको डायरेक्टली मेंस में भी आप इनको कोट कर सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स में भी इनके सीक्वेंस बीच में से भी कभी कभी पूछ लिए जा सकते हैं। तो इनकेस अगर पूछें तो आप ये कॉन्फिडेंटली आंसर मार्क कर सकें। तो दोस्तों हम थोड़ा ओवरव्यू ले चुके हैं IIP के लिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस वॉल्यूम में यानी आउटपुट में, और इसका जो बेस ईयर होता है वो हम देख चुके हैं 2011 से 12 होता है, और मंथली निकाला जाता है। ये शॉर्ट टर्म है तो मंथली निकाला जाता है। 1950 से इसको निकाला जा रहा है CSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। इसके अंदर 6 वीक का 6 हफ्तों का लैग होता है, यानी 6 हफ्ते ये देरी से आते हैं इसका डेटा जो आता है। जैसे अगर आप बोलें कि मार्च का आप अगर डेटा देखेंगे तो वो जो रिलीज होगा वो मई के फर्स्ट वीक में आएगा, यानी मई का फर्स्ट वीक जब होगा और उसमें जो IIP का जो डेटा आएगा तो वो मार्च का होगा। तो ये इसमें एक लैग रहता है इतना थोड़ा सा। और जो ये डेटा लिया जाता है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से लिया जाता है, उनकी जो प्रॉफिट बुक है उनसे डेटा लिया जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें जो डेटा लिया जाता है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट से ये डेटा मांगा जाता है, वो ये डेटा देती हैं, तब CSO इनको कंपाइल और पब्लिश करता है। लेकिन हम जैसा देख चुके हैं कि इंडिया के अंदर ये जो IIP का जो डेटा है वो 3 सेक्टर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये बाकी सेक्टर्स के लिए भी किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल डिवीजन ने ये रिकमेंडेशन दे रखी है कि ये माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, इनके लिए भी इनको यूज किया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया में दोस्तों डेटा की
डेटा को कलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम है डेटा की अवेलेबिलिटी की वजह से। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये 3 सेक्टर्स के लिए ये डेटा कंपाइल करते हैं। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, मतलब 2 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में, हो सकता है जब डिजिटाइजेशन अच्छा हो, इकोनॉमी फॉर्मलाइज अच्छे से हो जाए और डेटा रिपोर्टिंग जो है एफिशिएंट और एक बिना किसी गलती के हो, करप्शन के हो सकता है कि यहाँ पर गलती की गुंजाइश जब ना हो डेटा कलेक्ट करने में, तो हो सकता है कि ये बाकी सेक्टर्स भी इसमें ऐड हो जाएं। लेकिन फिलहाल के लिए आईआईपी में जो प्रायोरिटी उनका ऑर्डर है, ब्रॉड जो उनके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसा हम देख चुके हैं कि आईआईपी के लिए, आईआईपी जो है वो मंथली बेसिस पे रिलीज होता है। शॉर्ट टर्म डेटा वो है कलेक्ट करता है हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का। लेकिन क्या हो अगर हम चाहें कि हमें पूरे साल का डेटा चाहिए, और आईआईपी जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस, ये क्या करता है, ये सिर्फ आउटपुट निकालता है, और वो भी कौन सा आउटपुट, वॉल्यूम आउटपुट, यानी कितना स्टील प्रोड्यूस हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मिलियन टन स्टील, और कोल कितना हुआ, 6 मिलियन टन, ऐसे करके ये निकालता है। यानी ये कितनी कमाई हुई, उनकी कितनी लेबर ने वहां पर काम करा, ये सब ये कैलकुलेट नहीं करता है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिटेल में अगर कैप्चर करना हो, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं उस इंडिकेटर का नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। दोस्तों, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, ये जो इंडिकेटर है ये एनुअली रिलीज किया जाता है। वो बात अलग है, इसमें 2 साल का लैग रहता है इसके डेटा को। जैसे हमने देखा आईआईपी में 6 वीक का जो है लैग रहता है, तो इसके अंदर 2 साल का रहता है। और इसको भी कौन निकालता है, इसको भी सीएसओ ही कैलकुलेट करता है। और एएसआई जो है वो निकाला जाता है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, यानी जो हमारी यूनिट्स, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो रजिस्टर्ड हैं, जो इकोनॉमी के ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती है, वो ही इसके अंदर कवर की जाती हैं। और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और रिलायबल सोर्स है हमारी ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। जी हाँ, देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। कैसे, ये प्रोडक्शन को भी कैप्चर करता है, ये इन्वेस्टमेंट भी देखता है, किस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, इससे ओवरऑल आइडिया लगता है पूरे देश में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट का क्या माहौल है। एम्प्लॉयमेंट ये देखता है कितने लोगों को रोजगार मिला और उनको प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आई। लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं करता है। जैसा यहाँ देख चुके हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो यूनिट्स हैं उनको ये इंक्लूड नहीं करता है इस डेटा सेट में। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 5 साल में, हर 5 साल में अपना सर्वे कंडक्ट करता है, जिसके अंदर वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको कैप्चर करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों, एएसआई का जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होता है। अगर ये मिल जाए एनएसएसओ के इंडस्ट्रियल डेटा से, तो ये अनऑर्गेनाइज का कैप्चर करता है। तो ये दोनों मिलके एक कंप्लीट हमें पिक्चर देते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की और उसकी हेल्थ की। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आईआईपी जो है वो हमें शॉर्ट टर्म का डेटा देता है। यानी शॉर्ट टर्म में हमने अगर कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, सरकार ने कुछ चेंजेस करे, इन्वेस्टमेंट के रूल चेंज करे, या फिर रेपो रेट में कुछ चेंज हुआ, तो क्या होगा, हम वो कैसे चेक करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में देखने के लिए हमारे पास कौन कौन से डेटा है, उसके लिए हम आईआईपी की तरफ जाते हैं। और पॉलिसी का अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना है तो हम एएसआई और एनएसएसओ का डेटा देखते हैं। या फिर अगर हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर का एनएसएसओ और एएसआई का डेटा देखें तो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने में हमें मदद मिलती है, और शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने के लिए आईआईपी का डेटा हम देखते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, पॉलिसी से एक्टिविटी देख रहे हैं या फिर एक्टिविटी से पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि सीएसओ जो ये आईआईपी को कंडक्ट करता है, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो ये कि नेशनल लेवल के लिए ही आईआईपीज यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का डेटा हम कैप्चर करते हैं।
यानी स्टेट के लिए अभी ये ठीक से कैप्चर नहीं किया जाता। कुछ स्टेट्स हैं जो अपना आईआईपी अलग अलग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब तालमेल नहीं है, उसमें अंदर कंपेरेबिलिटी उसकी काफ़ी अच्छी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्टेट्स जो है वो मंथली डेटा निकालते हैं, कुछ क्वार्टरली निकालते हैं, और किसी किसी केस में तो देखा गया है कि डेटा जो है वो सेंटर के साथ शेयर भी नहीं किया गया। और कुछ स्टेट्स ने शो किया है कि उनके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो स्टैटिस्टिक्स है उसको कंपाइल नहीं कर पाते हैं टाइम पर। तो इस केस में क्या हम स्टेट्स का जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है हम उसको कैसे कैप्चर करते हैं? उसको कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं, आईआईपी हम स्टेट की नहीं निकाल पाते हैं तो उसकी जगह हम यूज़ करते हैं जो स्टेट का जीडीपी है, यानी जीएसडीपी जो स्टेट की होती है, हम उससे उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं या कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस पे कुछ काम नहीं हुआ है। 1993 में प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इस पर अश्योरेंस दिया था कि कुछ इस पे कार्रवाई की जाएगी, आगे कुछ इस पे काम किया जाएगा, ताकि हमें हर स्टेट का एक अलग से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो हमें पता चल सके एक रिलायबल इंडेक्स की वजह से, ताकि हम अलग अलग स्टेट को अलग अलग तरीके से पॉलिसी टारगेट कर सकें और फिर नेशनल लेवल पर एक ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकें। अभी क्या है, जो नेशनल लेवल पर आईआईपीज जो कैलकुलेट की जाते हैं उसके अंदर स्टेट की जो डिटेल्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वो पूरी तरह से कैप्चर नहीं हो पाती हैं। तो आइडियल कंडीशन तो दोस्तों ये होनी चाहिए कि आइडियल कंडीशन में कि हम अलग अलग जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स का वो हम आईआईपी बनाएं, हम उनका इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है प्रोडक्शन का वो निकालें और उसको हम पूरा जो है उसको उसका जो समेशन हो उसको हम पूरा जो उसका एग्रीगेट हो उससे हम नेशनल लेवल पर हमारा जो है आईआईपी उसको हम कैलकुलेट करें। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो स्टेट लेवल पर हमने जो निकाला है और जब हम उसको नेशनल लेवल पर जब कैलकुलेट किया है उससे हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आपस में जब हम कंपेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो आप देख चुके हैं दोस्तों कि अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से अपना निकाल रहे हैं आईआईपी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका इंडेक्स। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो है वो हम ये देखेंगे कि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जो सीएसओ है वो नेशनल लेवल पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसको कैलकुलेट करता है। क्या स्टेट लेवल पर इसकी क्या प्रोग्रेस है, स्टेट लेवल पर क्या ये कैलकुलेट किया जाता है या नहीं, वो हम देखते हैं। दोस्तों स्टेट लेवल पर सारे स्टेट इसको कैलकुलेट करते हैं ऐसा नहीं है, कुछ इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब स्टेट्स इसको कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे स्टेट्स में आपस में तालमेल नहीं होता है। तो कुछ स्टेट्स तो जो इसका डेटा बनाते हैं वो मंथली बनाते हैं, कुछ क्वार्टरली बनाते हैं, और किसी किसी केस में देखा गया है कि स्टेट ने अपना डेटा सेंटर के साथ शेयर नहीं किया है। और इसी के साथ ये भी देखा गया है कुछ स्टेट्स ने बोला है कि उनके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से वो अपना डेटा जो है कंपाइल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम स्टेट की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको कैसे कैप्चर करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो स्टेट की जो जीडीपी है हम उससे उसकी इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है उसका अंदाजा लगाते हैं, वो वहां से हम डेटा लेते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का उसकी जीएसडीपी से, यानी उसके स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उससे। तो आइडियली दोस्तों इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, आइडियली इस कंडीशन में होना तो ये चाहिए कि हम स्टेट लेवल पर अपना अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैप्चर करें और फिर उसका एग्रीगेट करके हम नेशनल लेवल पर उसको आईआईपी से वेरीफाई करें। इससे क्या होगा, स्टेट लेवल पर जब हम उसको कैप्चर करेंगे तो आईआईपी से नेशनल लेवल पर वो वेरीफाई भी हो जाएगा, प्लस वो एक डिटेल में अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को कैप्चर करेगा, जो कि एक बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए काफी एक बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी, ना कि एक टॉप डाउन अप्रोच हम जो फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सरकार काफ़ी समय से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक पुश देना चाहती है। तो उसके लिए जब तक एक बहुत अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, अच्छी पॉलिसीज़ बनने के लिए स्टेट का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। स्टेट लेवल पर जो पॉलिसीज़ बनेंगी, जब बॉटम अप अप्रोच पॉलिसी फॉलो होंगी, उसके लिए
अगर हमारे पास एक अच्छा स्टेट लेवल पर इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस का डेटा नहीं होगा, वहां पर इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रही हैं, बिजनेस एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, अगर हमारे पास वो डेटा प्रॉपर नहीं होगा तो हम स्टेट लेवल पर एक अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे और हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, उनको पुश नहीं दे पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत जो है वो उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। हमारा मेक इन इंडिया भी तभी सफल हो पाएगा जब पॉलिसी स्टेट लेवल पर बने और ये जो डेटा है इन सब के अंदर अच्छा कोऑपरेशन हो, एक अच्छा तालमेल हो। तो दोस्तों ये था पूरा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा की जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। आई होप आपको इससे पूरी पिक्चर एक क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा कैप्चर किया जाता है और वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है और हमारा जो विजन है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत उसके लिए वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद।